Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. So, मैं आप लोगों के साथ में थी सीरीज के साथ ही PYQs की। कल हमने जनवरी 2021 का एक पेपर सॉल्व किया था जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मैथ्स पेडागोजी के सेक्शन को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसी सीरीज में दिसंबर 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मैथ्स पेडागोजी के सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जो ये सीरीज है ना, इसे आप ना एक टेस्ट की तरह लो। आप लोग पूरा सिलेबस कर चुके हैं तो अब आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत तो आने नहीं वाली। और जहां तक है, मैंने आपसे कल भी कहा था, जो छोटे मोटे कंसेप्ट है ना उसे मैं आपको इस पीपीटी में जोड़ के समझा भी दूंगी। और अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट होगा जो एज सच कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है जिसे समझाने के लिए मुझे अलग स्लाइड डालनी पड़े या कुछ और है, तो भी आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठिए जिसमें आपने सारे नोट्स बनाए थे, ताकि आपके साथ क्या होगा कि आपके जितने नोट्स हैं, जितने आपके टॉपिक्स हैं, वो तो आप एक नोटबुक में लिख लेंगे और क्वेश्चंस के लिए आपके पास पीडीएफ के कलेक्शन हो ही जाएगा। मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता ना सीटेट का, आप ये जितने हमने प्रीवियस ईयर किए ना, इन्हें इसी सीरीज में सॉल्व करते चलिए। इतना भी कर लेंगे ना, आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा पेडागोजी को लेकर। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं तो हूं ही आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने को तैयार हूं। मैंने आपसे कहा था, इनफैक्ट अगर आपको मैथ्स के भी किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। पहले आज एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ आज 23 क्वेश्चंस है और ये हमारी आंसर की है। ओके, तो चलते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, when asked to write 44, some students of grade 2 wrote it as 44, मतलब 404. As a teacher, how will you address this? कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? संबोधित करने का, एड्रेस करने का मतलब है आप इसे कैसे खुद समझेंगे कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है या उसकी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कैसे? करेक्ट देयर आंसर्स इन देयर कॉपीज, मतलब उन्होंने जहां लिखा है उसको गोला मार के लिख दो। 44 ऐसे लिखते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना हमें, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे की गलती कहाँ है ये नहीं समझ पाएंगे या बच्चे को नहीं समझा पाएंगे। उसे तो हमने रटने को कह दिया कि बेटा अगर जब भी 44 की बात हो तो ऐसे लिखना। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। विनिमय नियम कैसे समझाएंगे? मतलब अब 44, बच्चे ने गलती कहाँ करी है? बेसिकली उसने सिर्फ समझने में गलती करी है। उसने क्या गलती करी है? उसको बोला 44, तो बच्चे ने 44 को ऐसे समझ लिया, ये जैसे वो लिखते हैं हम, उसने बच्चे ने ऐसे समझा, इस वजह से उसने ये लिखा है 44, ना कि उसने 44 को ऐसे समझा है कि 44 का मतलब 40 + 4 होता है। तो हम ये क्या करेंगे, हम ये विनिमय नियम समझाएंगे उसे, बच्चे को, कि इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे? कंक्रीट मटेरियल के थ्रू। कंक्रीट मटेरियल क्या हुआ कि जिस मटेरियल को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो नंबर चार्ट हो, चाहे वो आप उसके बहुत सारे मटेरियल इकट्ठे कर ली कि आपने दिखाया कि 40 बेटा 40 + 4 44 होता है, ना कि 404। तो इस तरीके की कई चीजें हो सकती है, मैंने आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बताया था, तो उसके थ्रू आप समझाएंगे। ये करेंगे या फिर उन्हें उन बच्चों के साथ ग्रुप कर देंगे जिन्होंने सही आंसर दिया है, जिन्होंने सही उत्तर लिखा है, उनके साथ उनके समूह में डाल देंगे। या फिर उनसे कहेंगे जाओ जाके सही आंसर ढूंढ के लाओ। क्या करेंगे आप? क्लास 2 का बच्चा है, बहुत छोटा है कि वो खुद से आंसर ढूंढने जाए, तो ये गलत हो गया। समूह में रख देने से क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि शायद मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच्चे को एक विश्वास दिलाना है कि छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं, हो जाती है, आगे हम समझाएंगे तो आप आगे से सही करोगे। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। कॉपियों में सही उत्तर लिखना, मैंने आपको बता दिया, एक तरीके से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे देगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका हो गया सही। अब आपको ये दोनों तरीके से समझ में आ गया कि बाकी 3 आंसर गलत क्यों है और जो सही है वो सही क्यों है। ठीक है ना? तो मतलब आपको किस तरीके की सोच डेवलप करनी है अपने पेपर के टाइम पे, इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको आंसर नहीं भी समझ में आ रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विनिमय नियम क्या है हमें नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा मत सोचो, बाकी 3 ऑप्शन देखो। अगर आपको दिख रहा है कि वो तो नहीं हो सकते तो आंख बंद करके लगा दो। ये इसमें देखो, ये एक तरीके की तुक्का विधि है।
आप इसमें सीधा सीधा तुक्का लगा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपका इसमें अगर आप समझ के तुक्का लगा रहे हो ना तो आपका 90% तक आंसर सही होने का चांस है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। बाकी हाँ, अगर आपको पता है, अगर आपको समझ में आ ही जाए तो फिर तो आपको पता ही आंसर सही क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज, गणित में प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? 4 आपके सामने प्रयोजन है। टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ नंबर, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। संख्या मतलब आपको ये बताना है कि मेन जो आपका मुख्य प्रयोजन क्या है। छोटे मोटे प्रयोजन नहीं, मुख्य प्रयोजन की बात हो रही है इन चारों में से। तो संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना और विषय को सरल बनाना, ये तो आपको सीधा सीधा पता है कि टीचर का काम ही यही है कि किसी भी विषय को सरल और रुचिकर बना दे। ठीक है, मोनोटनी खत्म कर दे क्लास की, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है ना कि टीचर एक्चुअली इसीलिए ही है, वरना हम भी बच्चों को बुक्स पकड़ा देते, कहते हैं भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, समझ में आए तो ठीक। सरल बनाने का मतलब है समझ में आए बच्चों को आसानी से, तो समझ में आए तो ठीक, इंटरेस्टिंग लगे तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टीचर बनाए, हम लोग पढ़ते ही इसलिए ताकि हम बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो आपको आंसर तो सीधा सीधा मिल गया, लेकिन स्टिल ये आंसर सही क्यों है वो भी देख लेते हैं। प्रतिचित्रण की बात हो रही है, एक तरह की कंसेप्ट मैपिंग की बात हो रही है। तो मैपिंग एक्चुअली है क्या? कंसेप्ट मैपिंग भी कह लो, इसे मैपिंग भी कह लो, एक ही बात है। ये बेसिकली एक स्कीमेटिक ड्राइंग होती है विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट मैपिंग को कंसेप्ट कह देते हैं जब हम कंसेप्ट की जगह पे, जैसे हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का पूरा सोर्स बनाया था तो उसे भी हम मैपिंग कहते हैं। कंसेप्ट, जहां पे हम कंसेप्ट्स को जोड़ते हैं तो वहां पे कंसेप्ट मैपिंग हो जाती है। जहां पे हम कंसेप्ट को ना जोड़ के सिर्फ चीजों को जोड़ते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें कितने प्रकार हैं, फिर उसके कितने एग्जाम्पल हैं, तो वो क्या है, वो नॉर्मल मैपिंग है। ठीक है ना। तो ये मैपिंग बेसिकली वही है कि जहां पे आप स्कीमेटिक ड्राइंग हो जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स हो। ये फिलहाल कंसेप्ट मैपिंग के ऊपर है। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, यानी कि पदानुक्रमित संरचना होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है ना, उससे ये नई नॉलेज को जोड़ देता है ताकि आपको समझ में आता है। कंसेप्ट मैपिंग बेसिकली आपने देखा होगा, ये मैप्स, मैप का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये मैप्स जो आप बनाते हैं, ये है, इसके इधर एक बना देते हैं, फिर इसके नीचे 4 पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट लिख दिए, इधर 2 पॉइंट है, तो ये कुछ तरीके का, इस तरीके का ये मैपिंग होती है। या एक मैपिंग ऐसे बना देते हैं आप, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, तो ये बेसिकली ये सब क्या है, ये मैपिंग है। ठीक है ना। तो इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक है, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है। ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है, इसके बाद कह रहा है कि मेथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल। बिल्कुल, इस मेथड से बच्चे को काफी अच्छी समझ मिल जाती है, सफलतापूर्वक सीखने का तरीका, सीखने सिखाने का तरीका, और प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, यानी कि स्थानिक सोच को बढ़ावा देना। बेसिकली कंसेप्ट्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो ऐसा कुछ रियल में नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप एक कहिए एक ऑब्जर्वेशन में एक तरीके से हो भी रहा है, तो उस चीज को समझने का तरीका है, इसी को कहेंगे स्पेशल थिंकिंग, यानी कि त्रिविम विचार क्षमता या स्थानिक समझ एक ही बात है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे मैपिंग की बात हो रही है, स्पेशल थिंकिंग के कंसेप्ट को तो आग बंद करके लगा ही देना है, वो तो पक्का होता ही है। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन। अनुपातिक विवेचन क्या है? बेसिकली आपको समझ में आता है कौन सी चीज तो सब यूनिट है और कौन सी चीज इक्विवेलेंट है। देखो, इसकी सब यूनिट ये है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आती है, तो इसी को कहते हैं अनुपातिक विवेचन। तो आपका आंसर हो गया ए और बी, और आपका आंसर है सी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कंसेप्ट मैपिंग समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005। NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं समझाऊं या बताऊं। मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ ने एक कुछ टॉपिक्स डिफाइन किए हैं जो प्राथमिक लेवल पे समझाने हैं और जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें समझाने हैं, तो ये उसी के बारे में है।
अगर आप लोगों को नहीं याद रहता ना तो इतना ही याद कर लेना कि आपका पेपर 1 का सिलेबस में ये 3 चीजें तो है लेकिन ये नहीं है, अनुपात नहीं है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय में कौन सा भाग नहीं है, तो आपका आंसर है ये टेसेलेशन, सिमेट्री और पैटर्न्स। अगर आपको दिए हुए हैं पढ़ाने के लिए कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आप पेपर 1 में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप आगे प्राथमिक लेवल के बच्चों को इतना पढ़ाएंगे, टीचर को तो थोड़ा ज्यादा आना चाहिए ना। तो अगर आपसे रेशियो इसी पेपर में आपको नहीं दिया हुआ तो आपसे ऑफकोर्स ही बात है, जब आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा तो आपको पढ़ाने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, मतलब बच्चों के लिए नहीं होगा। आया समझ में? वैसे तो ये प्रॉपर मैंने लिखवा रखा है कि पेपर 1 मतलब प्राथमिक स्तर पर कौन से टॉपिक से एनसीएफ ने जो डिफाइन किए हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि अपर प्राइमरी लेवल पर कौन से टॉपिक्स है, ये हमने लिखा हुआ है क्लास में। स्टिल नहीं याद रहता तो ऐसे याद कर लेना कि पेपर 1 में आपके सिलेबस में ऊपर के 3 टॉपिक तो है लेकिन अनुपात नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट बिल्कुल जो अभी टीएलएम के क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने करवाया था आप लोगों को और समझाया भी था, याद करो। रेक्टेंगल का एक एग्जाम्पल देके कि ये 4 है, ये 3 है, तो इसका एरिया कितना है, सॉरी ये 6 है और ये 4 है, तो इसका एरिया कितना है 24। फिर ऐसे ही एक और रेक्टेंगल है आपके पास, ये 8 है और ये 3 है, तो इसका एरिया भी कितना है 24। आपसे क्या कहा है कि आपको क्या बताना है कि इन चारों में से ABCD में से इन चारों में से कौन से ऐसे सामग्री है जिसके थ्रू आप बच्चों को सूत्र फॉर्मूले का बिना प्रयोग किए आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि 2 रेक्टेंगल जो अलग अलग डायमेंशन यानी कि अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के हैं उनका एरिया सेम हो सकता है, उनका क्षेत्रफल सेम हो सकता है। स्केल, ग्राफ पेपर, थ्रेड और टाइल्स। मैंने आपको बताया था स्केल और थ्रेड दोनों पेरीमीटर तो नाप सकते हो लेकिन एरिया नहीं नाप सकते। एरिया यार ये पूरी की पूरी आपका स्पेस है, ये स्पेस है पूरा, तो आप इस स्पेस को कैसे नापोगे थ्रेड के थ्रू? इसमें भरना थोड़ी है थ्रेड, ऐसा नहीं होगा। स्केल के थ्रू आप कैसे नापोगे? लेकिन ग्राफ पेपर और टाइल के थ्रू आप नाप सकते हो। ग्राफ पेपर क्या है, आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखिए तो आप देखेंगे नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ स्मॉलर जो स्क्वायर्स होते हैं ग्राफ पेपर में वो इसमें, इस वाले में और इस वाले में दोनों में सेम होंगे, तो आपको समझ में आएगा एरिया दोनों का सेम है। सिमिलरली टाइल्स, आप इक्वल साइज की टाइल्स ले लीजिए और दोनों को भरना शुरू कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स आई हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी और डी यानी कि बी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। गणित में निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं और उसमें लिख लीजिए अंडर अचीवमेंट एक वर्ड है और दूसरा एक हमने पढ़ा था बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ापन। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों सेम नहीं है, ये दोनों में फर्क है। बैकवर्डनेस का मतलब है कि बच्चा ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में या पढ़ाई में कमजोर है, तो वो शुरू से ही कमजोर है, उसमें आज सच कुछ नया नहीं है। हम बस कोशिश ये करते हैं कि हाँ वो बहुत पीछे ना रह जाए, तो हम उसको थोड़ा और रिमीडियल टीचिंग वगैरह से आगे पुश कर देते हैं। लेकिन अंडर अचीवमेंट का क्या मतलब है कि एक बच्चा जो नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब 90% वाला बच्चा है, 80% या जो भी उसकी परफॉर्मेंस का लेवल आप कह लीजिए, लेकिन सडनली उसने धीरे धीरे डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया, उसके रिजल्ट में गिरावट आ गई। कैसे आ गई? मतलब जो बच्चा अभी 80-85% ला रहा था वो सडनली आपका 65, 75, 65 या 55 पे आ गया। अब ये चीज गलत है, ऑफ कोर्स गलत है ये चीज। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, तो आपको ये बताना है। जेंडर कैसे हो सकता है? सोचो, ऐसा तो है नहीं कि वो कल लड़का था आज लड़की हो गया या कल लड़की थी आज लड़का बन गया। भाई वो तो शुरू से ही वैसा था ना, जब वो अच्छा स्कोर कर रहा था तब भी उसका वही जेंडर था और जब वो बुरा स्कोर कर रहा है तब भी उसका वही जेंडर है, तो ये तो गलत है। इन्नेट एबिलिटी ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता जन्म से ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, आप उसको सुधार सकते हैं लेकिन गिरना थोड़ा मुश्किल काम है। मतलब एक बच्चा है, अब जैसे मैं हूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मैथ्स में शुरू से इंटरेस्ट है, बचपन से इंटरेस्ट है, लेकिन वही वाली बात है मुझे बाकी और किसी सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो इन्नेट एबिलिटी है ये मेरी ऑलरेडी बचपन से ही वैसी है ना, तो ये भी ऐसा नहीं है कि बाद में बदल जाएगी। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स भी शुरू से वैसे ही था जैसा अभी है, तो फिर ऐसा क्या हो गया?
ये जरूरी है कि हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारा जो लेवल है, मैथमेटिक्स का लेवल है, वो थोड़ा टफ होता जाता है। लेकिन वो टफ कैसे होता है? हमारे संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही तो होता है। तो उसमें एज सच भी नहीं है। लेकिन हाँ, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब कि जो बच्चे का बैकग्राउंड है पूरा का पूरा, उसमें दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। या तो स्कूल में बच्चे को कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कोई टीचर है जिसका उसको समझ नहीं आ रहा है, कोई बच्चा है जो उसे क्लास में बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर घर में कोई ऐसी दिक्कत आ गई है, घर में का माहौल ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़े और उसको पढ़ाई से मन हट रहा है। तो ये रीजन हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, आपका आंसर है बी पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is the most appropriate strategy to explain 1/4 is less than 1/3? ठीक है, आपको ये बताना है कि ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? LCM मेथड, लघुत्तम समापवर्तक विधि। लघुत्तम समापवर्तक विधि खुद में एक बहुत जटिल कंसेप्ट है जो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आता है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, आप इससे तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, जो खुद ही एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसे आप कैसे एक दूसरी चीज को समझाने के लिए एक्सप्लेन करेंगे? तो इसलिए हम LCM मेथड को क्रॉस कर देंगे। यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यूजिंग डायनेस ब्लॉक्स, डायनेस ब्लॉक्स तो आपको पता है कि एक क्यूब है, एक रॉड है, उसमें एक प्लेट होती है, एक बड़ा क्यूब होता है। तो आपको उसके थ्रू आप कम से कम फ्रैक्शन नहीं समझा सकते। आप बेशक 1/10 वगैरह तो फिर भी समझा सकते हो किसी तरीके से, लेकिन पूरे फ्रैक्शंस तो बिल्कुल नहीं समझा सकते। तो डायनेस ब्लॉक्स भी कैंसिल हो गया। संख्या चार्ट मैंने आपको बताया था कि संख्या चार्ट जो होता है उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, होल नंबर्स, उसमें कोई फ्रैक्शन की बात ही नहीं हो रही, तो आपसे नहीं समझा सकते। तो ये भी गलत हो गया। कागज की पट्टियां बेसिकली क्विजनर रॉड्स की तरह काम करेंगी। कैसे काम करेंगी? जैसे 1/3 और 1/4 है, तो आप देख लीजिए एक 12 सेंटीमीटर की आप एक पट्टी ले लीजिए, कागज की पट्टी, और फिर एक 3 और 4 सेंटीमीटर की पट्टी ले लीजिए। फिर आप खुद देखेंगे कि 1/4 जो 12 का है वो है 3 सेंटीमीटर, और 1/3 जो 12 का है वो है 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि 1/3 1/4 से बड़ा है। तो आप इस तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं, दिखाकर उसके पट्टी के टुकड़े कर लीजिए या उसे मोड़ दीजिए, उससे आप बच्चे को समझा पाएंगे कि देखो 1/3 का जो पार्ट आया वो बड़ा आया और 1/4 का छोटा। इससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कागज की पट्टियां, जो कि क्विजनर रॉड्स भी तो ऐसे ही काम कर रही थी। मैंने आपको बताया था 9 है, उसमें आप 6 और 3 का वो ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आपका आंसर है इसमें बी पार्ट, कागज की पट्टियों का प्रयोग यानी कि यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। Which of the following is most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो आपको पहलू बताना है। अब पाठ योजना हमने पढ़ा था, लेसन प्लान हमने पढ़ा था, अब उसी के ऊपर क्वेश्चन है। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स इन स्ट्रक्चर मैनर, यानी कि गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट्स, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सके। राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। खुद सोच के देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होगा जहां पे बच्चा खुद करके सीखे। हमारा पूरा एनसीएफ 3-4 बातों पर ही फोकस्ड है कि एक तो बच्चा खुद करके सीखे, उसके कोई भी कंसेप्ट में कहीं भी रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना दिया जाए, ठीक है, और ऐसे किसी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, ठीक है, और हायर एम्स अचीव करने पर हमारा फोकस रहना चाहिए। लेकिन फिर भी लोअर जो नैरो एम्स हैं उन्हें भी दरकिनारे नहीं करना है, हमें नजरअंदाज नहीं करना है। ये 3-4 चीजें ही हैं जो एनसीएफ हमारे 2005 की बेसिक चीजों को कवर कर देती है, इसी में पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या होगा कि जहां बच्चा खुद अपने कंसेप्ट्स को बनाए, खुद अपनी संकल्पनाओं की संरचना करे, वही होगा आपका आंसर सी पार्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजें होती रहेंगी।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम? निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा क्लासरूम जहां बच्चे खुद करें, खुद करके सीखें। जो बच्चे मैक्सिमम जब खुद करके सीखते हैं ना, तो उन्हीं को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ठीक है, तो हमें क्लासरूम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करनी है जहां बच्चा मैक्सिमम खुद से सीख पाए। ऐसा ना हो कि उसे सब कुछ टीचर ही बता रहे हैं। कभी कभी बताने की जरूरत पड़ती भी है, तभी तो हमने डिडक्शन इंडक्शन मेथड का निर्माण किया, समझाया। लेकिन फिर भी बच्चे के कुछ कॉन्सेप्ट्स खुद से डेवलप होने चाहिए, हमें उस पर फोकस करना होता है। तो इसमें क्या है, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड, जो इसमें लिखा है नॉट, पहली बात तो ये जरूर ध्यान देना कि पेपर में लिखा हुआ है नॉट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। टीचर एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे ना कि वो खुद से सीखे। हमें तभी तो समझ आएगा कि बच्चे ने सीखा क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। प्राथमिक स्तर पर आंकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। अब आप खुद बताइए इसमें से क्या हो सकता है। देखो, लैंग्वेज और डायलॉग पे ऑफकोर्स हमें बचपन में ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी बच्चे समझ पाएंगे कि हम 2 एडिशन 3 या 2 + 3 की बजाय 2 और साइन प्लस का और फिर 3 लिखें, बजाय कि सीधा सीधा। क्योंकि वो एक तरीके से हम उसको, अगर हम उसको वहीं पे टेंशन दे देंगे तो बच्चों की आगे तक आदत बन जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू लिखने की बजाय सीधा सीधा साइन बनाए इज इक्वल टू का। स्टूडेंट ऑफकोर्स ही बात है, जब बच्चा अपने तरीके से अपनी मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग से कंसेप्ट को समझ रहा है तो एक अच्छी बात है ये। बस जब तक वो कोई गलत कंसेप्ट ना समझ रहा हो, अगर वो कोई गलत कंसेप्ट समझ रहा है तो उसके लिए टीचर्स है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं, ये देखो, ऐसे टेस्ट जिसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ना कभी भी हमारी समझ को नहीं बढ़ावा देते। उसमें हमें सिर्फ ये पता है कि इसका आंसर या तो सही है या गलत है। कभी ये तो समझ ही नहीं पाते ना हम कि बच्चे ने किस हद तक कंसेप्ट को समझा है। तो ये एक गलत ऑप्शन है और यही हमारा सही होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम का ये फीचर नहीं होना चाहिए। हमें एक सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होना चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए, जिसमें हम ये समझ में पाए कि बच्चे ने अगर कंसेप्ट अधूरा समझा है तो कितना गलत समझा है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी पार्ट। और हाँ, दूसरे क्षेत्रों से तो गणित को जोड़ना जरूरी है ही है। मैंने आपसे कहा ही था, साइंस से भी जुड़ा हुआ है, सोशल साइंस से भी जुड़ा हुआ है, इंग्लिश हिंदी में भी कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहता है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ हद तक जुड़ा ही होता है। मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी, आपका कितने सारे और सब्जेक्ट्स है जिसमें मैथ्स जुड़ा हुआ है। फिजिक्स में सीधा सीधा मैथ्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज में हाईलाइट करना चाहिए। छोटे बच्चों को हमें बताना तो चाहिए एटलीस्ट कि ऐसे ऐसे आपका अलग अलग एरियाज में भी यूज होगा मैथ्स। तो आपका आंसर होगा इसका सी पार्ट। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से वही है, रचनावादी व्यू है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। मैथमेटिक्स, अब इस पिछले बार में ये बताना था कि कौन सा फीचर नहीं है, अब हमें ये बताना है कि कौन सा है। तो मैथमेटिक्स इज लर्निंग अबाउट फैक्ट्स, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। मैथमेटिशियंस रिक्वायर टू डिस्कवर ट्रुथ, गणितज्ञ से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, गणित पूर्णतः विषय परक है। विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। सीधा सीधा आंसर है इसका डी पार्ट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझाना पड़े।
मैथमेटिक्स में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, मैथमेटिशियंस से सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि तुम एक नया नया हमें फॉर्मूला ढूंढ के दो, और बहुत सारी चीजें होती है मैथमेटिशियंस के लिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है मैथमेटिक्स, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आपको कोर डेफिनेशन सबको समझना पड़ता है, तो ये भी गलत है। विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, बिल्कुल सही बात है, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following activities is best suited for the development of spatial understanding among children? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? अब फिर से वही स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, आपके त्रिविम समझ को विकसित करने की बात हो रही है, तो आप खुद देखो। ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। लोकेटिंग सिटीज ऑन द मैप, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। नोटिंग टाइम ऑफ मूनराइज, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। देखो, संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करोगे, इसमें आज सच कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आपको सिंपल आपको काउंट करना है कि पहला पॉइंट है, उसको 0 1 2 3 इस तरीके से आप नंबर लाइन बना देंगे, तो इसमें तो आपकी कोई स्पेशल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही चंद्रमा उदय हुआ आपने अपना टाइम लिख लिया, इसमें आपने कुछ अलग से सोचा नहीं, आप बस छत पे गए, आपने देखा चंद्रमा उगा जी चलो टाइम लिख लिया, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं सोचा, आपने कोई समझ नहीं लगाई, कुछ नहीं। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना या बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। अब मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करने में आप एज सच कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, आपको पता है कौन सा शहर कहाँ पर है, आप सीधा वो वहां पे डॉट करके अपना शहर का नाम लिख देते हैं। लेकिन बोतल के ऊपरी दृश्य को जब आप चित्रित करते हैं, जब आप ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल करते हैं, तब एक्चुअली आपको समझ में आता है, क्योंकि स्पेशियल थिंकिंग बेसिकली किससे मैटर करती है? स्पेशियल थिंकिंग होती है कि 2D और 3D के बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसे एस्टैब्लिश कर पाए। स्पेशल थिंकिंग जो हम कहते हैं त्रिविम समझ, वो सबसे पहले 2D और 3D के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करती है। तो यहाँ पे जो 2D और 3D के बीच का जो रिलेशनशिप है वो यहीं पे तो दर्शाया जा रहा है। समझ में आया? तो इसका आपका आंसर होगा ए पार्ट, ना कि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप त्रिविम समझ के लिए एक बात को ध्यान में रखेंगे, 2D और 3D के बीच का संबंध, और जैसे ही अगर आपको ये बात याद आ जाएगी तो आप बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करने पर ही मार्क करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में क्या सही नहीं है, तो नहीं पर आपको ध्यान देना है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। गणित उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा में स्वाभाविक होता है। टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। देखो, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल, आपका मैथ्स में बिल्कुल अच्छा होना, देखो एक होता है इंटरेस्ट होना, एक होता है अच्छा होना। ये क्या इननेट होता है, ये इनबॉर्न एबिलिटी है जो बच्चे को शुरू से ही होती है? जरूरी नहीं है, ये होता है, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। अगर एक बच्चे को थोड़ी कम मैथ समझ में आ रही है और वो थोड़ी मेहनत करे, तो वो भी उस बच्चे के लेवल तक आ सकता है जिसको शुरू से ही मैथ अच्छे से समझ में आती है ना? तो इसमें ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज है कि टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। मतलब जो टीचर के बिलीव्स है ना अपने बच्चों के लिए, वो एक्चुअली बच्चों के ऊपर असर डालते हैं, उनके रिजल्ट पे असर डालते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने से पहले ही ये बोल दूं, बेटा ये कंसेप्ट बहुत मुश्किल है, आप लोग इसको प्लीज ढंग से पढ़ना, ये करना, मैं आपको पहले ही डरा दूं, तो आप लोग ना उस कंसेप्ट से ना, कुछ बच्चे तो भागना शुरू कर देंगे कि छोड़ ना यार, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके लिए इतना दिमाग क्यों लगाऊं, छोड़ इस कंसेप्ट को। कुछ बच्चे होंगे थोड़ा डर जाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रभाव डालेगा।
लेकिन अगर मैं आपको पहले ही बोल दूं ना यार ये कंसेप्ट बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खुद भी थोड़ा लाइट हार्ट से उसको सीखने की कोशिश करोगे और आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है टीचर के थॉट से। अगर मैं सीधा सीधा बोल दूं मैथ्स पेडागोजी बहुत टफ है, आप लोग डर जाओगे, लेकिन अगर मैं बोल दूं यार बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे समझ आ जाएगी, तो आप समझने की कोशिश करोगे कि यार किसी तरह एक बारी में समझ में आ जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो प्रभाव डालती है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, अभी तक जो हमने गलत बताया वो यही तो बताया। चलो फिर भी आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। अभी मैंने ये बात बताई कि विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो गणित के निष्पादन पर असर होता है। पिछला एक क्वेश्चन था ना अभी, जिसमें बच्चे को कह रहे थे कि वो बच्चा धीरे धीरे कम मतलब उसका अंडर अचीवमेंट वाला क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स अफेक्ट होता है, तो ये भी सही है। विद्यालयों में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित प्रदर्शन पे हो सकता है, ये भी सही है कि बिल्कुल, कि लैंग्वेज स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। तो ये भी सही है कि बच्चों का जो इंस्ट्रक्शन, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं कि मैम, वो ऐसे बोलते हैं हमारी मैम ने बोला है ऐसा करना है तो हमें ऐसा करना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्कूल में जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना उसको वो जल्दी मानते हैं, तो उसका उनका गणित पर भी असर होगा। अगर उनकी मैम बोलेगी घर जाके आपको काउंट करना है अपनी चीजों को, तो घर आके जरूर करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका असर भी होता है। तो ये सब सही है, गलत क्या है सिर्फ क पार्ट, और यही आपका आंसर होगा ए पार्ट, क्योंकि स्वाभाविक होना, इन्नेट होना ये जरूरी नहीं है, कुछ कुछ अलग भी होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए पार्ट। आंसर है ए पार्ट, ना कि बी पार्ट। बी पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सच है और हमें बताना है क्या सच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। आई हैव 6 पेंसिल्स, मनीष हैज 2 मोर देन मी। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है हमें ये बताना है। तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं बताना कि मनीष के पास कितनी पेंसिल है, आपको ये बताना है किस तरीके की प्रॉब्लम है। कंपैरिजन एडिशन, कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन, टेक अवे एडिशन, टेक अवे सब्ट्रैक्शन। पहले तो ये समझ लेंगे कि ये है क्या। टेक अवे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल, जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, जब आप एडिशन करते हो 92 + 19, तो ये जो यहाँ पे आया आपका 11, तो 11 का जो ये वाला एक और जो 1 है उसको आप यहाँ कैरी करते हो, तो इसे भी टेक अवे एडिशन कहते हैं। ये जो कैरी वाला कंसेप्ट है इसे आप टेक अवे एडिशन कहते हो। और इसी तरह जब आप ऐसा कुछ नंबर ऐसे करते हो 38 या -29, तो ये जो आप यहाँ से एक बोरो करते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी टेक अवे, व्यवकलित जमा और व्यवकलित घटा का यही कंसेप्ट है। जो आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना, कैरी और बोरो वाला, वो सिंपल वही है टेक अवे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि व्यवकलित जमा और व्यवकलित घटा। बाकी जो कंपैरिजन एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो भी सिंपल है कि कंपैरिजन हो रहा है जहां किसी दो चीजों का कंपैरिजन, देखो आप खुद कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास इतनी है, उसके पास मेरे से 2 ज्यादा है, ये कंपैरिजन ही तो है। ये कंपैरिजन ही तो है कि मेरे पास 6 है, सामने वाले के पास मेरे से 2 ज्यादा है, तो मेरे से 2 ज्यादा है, ये कंपैरिजन हो रहा है। अब जहां पे मोर है वहां पे एडिशन हो रहा है, जहां पे कम की बात कर देगा, जहां पे कह देगा कि मेरे से 2 कम है, लेस है मेरे से, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब आप खुद बता देंगे आंसर क्या होगा, ए पार्ट, कंपैरिजन एडिशन, कि 6 + 2 करेंगे तो मनीष के पास 8 पेंसिल है, ये हमने एडिशन किया है यहाँ पर। सिंपल, आपका आंसर आ गया ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ये वाले कंसेप्ट भी आप अपने नोटबुक में जरा सा नोट कर लोगे ना, आपको बस एक नजर मारनी होगी अपने पेपर के टाइम पे। और मेरे को पता है कि मैं कितना ही कह लूं कि पेपर से 1 दिन पहले मत पढ़ना, अपनी पूरी ऐश काटना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। जितना पढ़ना है पेपर से 2 दिन पहले पढ़ना। आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपका पेपर है, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास 15 दिन है, 15 से 17 दिन है, कि किसी का पेपर हो सकता है जनवरी में ही हो, 10 जनवरी, 11 जनवरी को हो सकता है 15 जनवरी को हो। तो वो सारे पेपर के लिए बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपका पेपर 10 तारीख को है तो 9 तारीख को आराम से ऐश मारना, 8 तारीख तक जितना पढ़ना हो पढ़ना, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। निम्न, अरे क्वेश्चन इसमें गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसे मैं आपको पीडीएफ में ठीक करके दे दूंगी, इसको हिंदी में मैं अभी पीडीएफ में ठीक कर दूंगी, प्रॉब्लम मत लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब जो हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, संख्या प्रणाली है, उसके लिए क्या सही नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन में गलती है, कोई बात नहीं, इसे मैं जब आपको पीडीएफ दूंगी क्लास की टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल सही करा हुआ मिलेगा। द पोजिशन ऑफ अ डिजिट नंबर इज ऑफ अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू। पहली बात तो हिंदू अरेबिक सिस्टम है क्या, ये जो हम करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 99 400 जो भी है, ये सब है हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू, बिल्कुल ऐसा होता है। अब 99 में आपको पता है कि ये इकाई है, ये दहाई स्थान है, तो पोजीशन बताती है कि कौन सा उसकी वैल्यू है। मतलब अगर ये दहाई स्थान है तो इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू कितनी है 90। 400 है, या ऐसे लिखिए 401, तो ये जो अगर ये 100 प्लेस है तो इसकी वैल्यू कितनी है 400, तो ये बता रहा है, बिल्कुल सही है। एडिटिव इन नेचर, एडिटिव है क्या, हम इन्हें ऐड करते हैं, बिल्कुल ही हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। 401 है तो इसका क्या मतलब है 400 + 0 + 1, ये एडिटिव इन नेचर है। फॉलोज बेस 2 सिस्टम, बेस 2 सिस्टम अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है, बिल्कुल आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आप 2 × 3 99 × 100 कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और इजीली कर सकते हो। बेस 2 सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही सिस्टम हो, जैसे आपने बाइनरी पढ़ा है, एकाकिक कहते हैं शायद उसे, ठीक है, वो वाला सिस्टम पढ़ा है बाइनरी सिस्टम, जिसमें उसमें सिर्फ 1 और 0 होते हैं, 1 और 0, यस है तो 1, नो है तो 0, ऐसा कुछ, बस ये 2 ही नंबर होते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी लैंग्वेज होती है, ये होता है बेस 2 सिस्टम। लेकिन हिंदू अरेबिक जो सिस्टम न्यूमरेशन है वो एक्चुअली बेस 10 सिस्टम है, बेस 10। बेस 10 में कौन से आते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये पूरे के पूरे 10 आपके वो आते हैं, 10 है ना ये, और इन्हीं से आपके पूरे जो आपका पूरे जितनी भी काउंटिंग है वो सारी इन्हीं 10 नंबर से मिलके बनी है। तो जो आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो बेस 10 सिस्टम है, ओके। सो आपका आंसर होगा सी पार्ट, ओके, क्योंकि यही जो है वो ये हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली के बारे में गलत बात है। और एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके सही लिख के दे दूंगी, सॉरी कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। बहुत आसान है, इसे हम कर चुके हैं कई दफा, आराम से पढ़ेंगे। ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। Teacher should begin by giving clear definition of simple shapes and showing examples. अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने के लिए कहना चाहिए। पहली बात तो जैसे सीमित की बात हो गई तो आप इसको तो काट ही देंगे, क्योंकि हम बच्चे की समझ को, सोच को सीमित नहीं करना है। एजुकेशन का मोटिव ही यही है कि बच्चे को प्रोत्साहन दे कि वो अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करे, अपने हिसाब से संकल्पनाओं का विकास करे। अब ये इसको आप सोच रहे होंगे सही हो भी सकता है कि नहीं, चलो इसको साइड पे रखते हैं, आगे दूसरा पढ़ते हैं। Children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space. बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। सही तो ये भी लग रहा है कि ऑफ कोर्स ये बात है ना, यहाँ तो आप एनसीएफ के सीधा सीधा उस पे वो वाली बात आ रही है कि बच्चा खुद करके थोड़ा बहुत समझे, सीखे। Developing extensive geometric vocabulary need not objective at primary level. प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे अभी भी कहा था जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे पीछे कि जो प्राइमरी लेवल है उसी पे हम बच्चे का जो वोकैबुलरी है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि आगे जाके बच्चे की वो आदत बन जाए। अब आप बड़े होके बच्चा सीखेगा तो शायद कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि उसकी समझ जो है वो ठोस हो चुकी है। लेकिन बचपन में तो चिकनी मिट्टी होती है, कहते हैं कच्चा घड़ा होता है बच्चा, उसमें तो आप जैसा समझाओगे वो वैसा सीख जाएगा।
तो अगर आप इसी वक्त उसका शब्द संग्रह को व्यापक बना देंगे, एक्सटेंसिव बना देंगे, तो आगे उसको कम दिक्कत आएगी। तो ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है? एक जिसमें टीचर बच्चों को सब कुछ बता रहा है और दूसरा जिसमें बच्चा खुद सीख रहा है। हमारा एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चा खुद सीखे, तो आंसर होगा आपका सी पार्ट। इस तरीके से जब आपको दो ऑप्शन सही लगे तो आपको इसमें पेडागोजी है बेटा, ये क्योंकि साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट में हो सकता है एक से ज्यादा चीजें सही हो, होता है ना कि जो चीज आपके लिए सही हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, या हो सकता है जो चीज दूसरे के लिए सही है वो आपके लिए गलत हो। तो ये सब जो इसमें सही गलत के मायने साइकोलॉजी में बदलते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा सही है, कौन सी चीज कम गलत है, या कौन सी चीज कम सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर मैथमेटिकल प्रोसीजर, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, परिकलन में निपुणता की क्षमता। और एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशन, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। अब सिंपल सी बात है, पहली बात तो कैलकुलेट एफिशिएंटली, मैंने शायद कल वाले उसमें भी बताया था कि हमें बच्चों को कैलकुलेटर नहीं बनाना है। उनके पास फिर भी कैलकुलेटर रहेगा, मोबाइल फोन्स रहेंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बस उन्हें पता हो तो हो, ठीक है, कि क्या हो क्या रहे। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्र याद करने की क्षमता, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रट्टाफिकेशन को प्रमोट कर रहा है कि आप रट लो कि इस ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, तो वो भी गलत है। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा, अगर आपको कंसेप्ट पता है, चाहे आप उसकी परिभाषा सीधे सीधे याद नहीं भी है तो भी वो सही होगा, तो ये भी गलत है। आपको बताना है कि इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है। तर्कणा में क्या है कि आपने जो आंसर लिखा है उसका जस्टिफिकेशन देख सके, और जस्टिफिकेशन एक्चुअली सही होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल अपने प्रोसीजर का जस्टिफिकेशन आप सही तरीके से दे सके। हिंदी वाले बच्चों के लिए तो एक सीधा सीधा यहाँ पे हिंट भी है, तर्कणा की बात करें तो तर्क संगतता, ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी पार्ट। अब यहां से शुरू होगा आपका पेपर 2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following can be used as assessment strategy to encourage interdisciplinary in mathematics? गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आंकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड ओलंपियाड। ओलंपियाड आपको पता है कैसे होता है, वही 4 आपके पास ऑप्शन होता है, आपको एक टिक करना होता है। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है कि मैथ्स को अपनी जिंदगी से जोड़ना और दूसरे विषयों से जोड़ना, इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ओलंपियाड में तो सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, तो ये तो गलत हो गया। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जो आपके वर्णन अभिलेख, मतलब जो आपके पिछले कोई इस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं, बस आप उन्हें बच्चों को पढ़ा भर दो, तो इससे वो दूसरी चीजों से नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने तो बस सुन लिया कहानी की तरह या एक किसी तरीके के कंसेप्ट की तरह बस सुन लिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। फील्ड ट्रिप्स मैंने आपसे कहा था ये सीधा सीधा रियल लाइफ से जोड़ता है, बच्चे बाहर जाके देखते हैं ये शेप्स है, ऐसा कुछ है, तो ये सही होगा। प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, प्रोजेक्ट्स में बच्चे अलग अलग तरीके का काम करते हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं, अलग अलग तरीके से एक प्रॉब्लम को देखते हैं, तो वो एक तरीके का प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें भी ये बिल्कुल सही है, इसमें भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर होगा ए और बी। अब आप देख लीजिए किसमें है, ए पार्ट में, ए एंड बी, ए बी, ठीक है, आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, which method can be used to prove the sum of two even integers is always even? किस विधि से सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? प्रूफ बाय इंडक्शन, प्रत्यक्ष उपपत्ति यानी कि डायरेक्ट प्रूफ, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, और काउंटर पॉजिटिव प्रूफ, प्रति सकारात्मक उपपत्ति। काउंटर पॉजिटिव और कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे तो हम सही को लेकर चलते हैं और उसको गलत प्रूफ कर देते हैं, और काउंटर पॉजिटिव में हम गलत को लेकर चलते हैं, उसको सही प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से होते हैं। इंडक्शन में आपको पता है कैसे होता है कि हम पहले छोटी छोटी चीजों को मतलब एग्जांपल्स देते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, इसमें हम डायरेक्ट प्रूफ का इस्तेमाल करेंगे ना। आप खुद सोचो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है।
आप 2+4 करके देख लो, आप 202 + 408 करके देख लो, कितने ही आप करके देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये 6 इवन है, उसके बाद ये 0 1 और 6 610 इवन है। मतलब आप जो भी नंबर लेंगे, कितना ही वैसा हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन आपको पता होगा कि वो इवन नंबर ही देगा, तो ये डायरेक्ट प्रूफ आएगा। इसका आंसर आएगा बी पार्ट। इसमें बहुत ज्यादा इंडक्शन लगाने की जरूरत है नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन और काउंटर पॉजिटिव प्रूफ को आप कहां तक करोगे? आप ये मान के चलोगे नहीं ऐसा नहीं होता, अरे दिखने लग रहा है यार, इसमें एन एम वेरिएबल्स लेने की तो जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following skills are promoted by mathematics at upper primary stage? गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? विजुअलाइजेशन, मानस दर्शन, बिल्कुल ज्योमेट्री आपकी शुरू हो जाती है, अलजेब्रा आपका शुरू हो जाता है, वो सारा विजुअलाइजेशन पे आ जाता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या है? जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x - 3 = 2y, तो x = 2y + 3, तो ये जो +3 है ये ट्रांसपोजिशन हुआ है। ओके, मेमोराइजेशन, कंठस्थ करना। मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी लेवल पे तो फिर भी बच्चा थोड़ी थोड़ी चीजों को रटता है, काउंटिंग को रटता है, जब तक उसका एक पूरा सिद्धांत विकसित नहीं हो जाता कि काउंटिंग एक्चुअली होती क्या है, गिनती क्या होती है। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन बिल्कुल ये आपका अपर प्राइमरी स्टेज पर ही तो काम आता है। और अनुमान लगाना, ये भी छोटा बच्चा जब तक उसको पता ही नहीं अनुमान किस चीज का कैसे लगाया जाता है, किस बेस पे लगाया जाता है, तब तक वो नहीं लगाना सीख पाएगा। लेकिन ये सब चीजें आपके अपर प्राइमरी लेवल के पे आती है, सिवाय मेमोराइजेशन के, कंठस्थ करने के, आपको याद नहीं करना होता। अब आप जब बड़े हो जाते हो तब आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना होता है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, रटना नहीं होता। तो आप देख लीजिए ए बी डी ई किस में है? ए पार्ट में। यही आपका आंसर है, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है ये। Which of the following task is least likely to develop the critical thinking among the students? निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? अब न्यूनतम की बात हो रही है लीस्ट लाइकी की। पहले आप देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। क्रिटिकल थिंकिंग होता है लॉजिकल थिंकिंग, और उसके बाद जो आपने लॉजिकल थिंकिंग से आपने अपने वेज निकाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसमें आप ये देखेंगे कि क्या वो मैथमेटिकली या क्या वो ढंग से आपके सही है, और अगर वो सही है तो फिर आप लगाकर ये चेक भी करेंगे कि मतलब वेरीफाई भी करेंगे कि वो सही तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जहां पे जैसे क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, अब आपने बोला कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपने अपने घर में बात की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पापा ने सडनली उस पर कांटा मार दिया, नहीं बेटा अगर हम ऐसा सॉल्व करेंगे, अगर हम जैसे आपने बोला पैसों की दिक्कत है, कोई बात नहीं डाका डाल लेते, आपके पापा ने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता, अगर आप डाका डालोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमारे लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही तो है क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो आपने ऑप्शन दिया, जो आपने सॉल्यूशन दिया, वो वाकई सही है कि भी नहीं, और उसके आगे उसको वेरीफाई करके भी देखना कि अगर उसको हम करते हैं तो हमें उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे आसान एग्जाम्पल है ये। तो इवैल्यूएट 72 into 73 इन 3 डिफरेंट वेज। लॉजिकल थिंकिंग ही है, बेसिकली आपको कुछ करना है खुद से। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एंड कंपेयर द रिजल्ट, इसमें तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो सही है। आपको निकालना है कि लीस्ट जिसमें सबसे कम होगा। फॉर्मुलेट एनी टू सिचुएशन टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन 7x + 3 = 24। समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई दो स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। अब इसमें भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्थितियां ढूंढनी पड़ेगी, फिर उनको सेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी खासी आपके क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देगा। विद्यार्थी ने एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का आयतन वॉल्यूम 38.5 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया। उसने कहाँ गलती की? एक A student calculated a volume of a right circular cylinder of radius 3.5 centimeter and height as 10 centimeter as 38.5 centimeter cube है ये ऊपर आएगा। Where did she go wrong? आपको ये नहीं कहा कि आप ऐसा निकालो, आपसे ये कहा है कि बच्चे ने ये
आपको कैलकुलेट करके दिया है तो आपको ये निकालना है कि गलती उसने कहाँ की। मैंने आपको भी बताया ना कि आपको जो आपका सोल्यूशन है आपको उसको भी चेक करना है, तो वो भी, इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यूज होगी। उसके बाद होगा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अब ये गलती जो उसने की वो तो ठीक है, अब आपको असली निकालना है। तो जो असली आपने निकाला इसमें अगर आप उसकी गलती नहीं भी देखते तो भी आप सीधा सीधा निकाल लेते। इसमें तो आप सीधा सीधा अपना फॉर्मूला यूज करते हैं वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला, आई गेस यही होता है। तो ये जो है इससे आप सीधा सीधा अपना आंसर कैलकुलेट करते और आप बता देते। तो इसमें आपने कहीं पे भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग का यूज नहीं किया, आपको एक फॉर्मूला पता था, आपने वो पुट किया, आपने आंसर निकाल लिया। तो आपका आंसर होगा डी पार्ट, क्योंकि एक यही जगह है जहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का किसी तरीके का कोई भी विकास नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following aligns with the overall objective of achieving mathematics for all as per NCF 2005? राष्ट्रीय पठ्यचर्या के रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य, मतलब मेजर आपका उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से किससे सरेख है? तो इट शुड बी एक्नॉलेज्ड दैट मैथमेटिक्स इज मेंट फॉर सिलेक्टेड फ्यू। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स फॉर ऑल की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप सिलेक्टेड फ्यू, कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है सिर्फ गणित। ये तो बहुत ही गलत है, सीधा का सीधा गलत है। चलो, टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड प्रॉब्लम्स फॉर एवरेज डिफिकल्टी। सिर्फ एवरेज डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम्स आपके मैथ्स की बुक में होनी चाहिए, तो बहुत गलत बात है ना। जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसको भी जरूरत है कि थोड़े आसान प्रॉब्लम्स हो ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और जो बच्चा ऑलरेडी टैलेंटेड है उससे तो ये बोर कर देंगे प्रॉब्लम्स, उसके लिए तो बहुत आसान है। उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए मैथमेटिकल बुक्स में जो उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके, तो ये भी गलत है। Contributions of mathematicians from different regions and different social groups should be highlighted। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। चलो, इसको एक तरीके से मान सकते हैं क्योंकि हम मैथमेटिक्स फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग समूह है, जैसे हम कह देते हैं, कभी सुना है कभी ऐसा, हम लोग क्षेत्र के आधार पर भी कह देते हैं कि जो साउथ वाले लोग हैं वो बहुत पढ़ते हैं, वहां पे बहुत कितना ज्यादा पढ़ाई का काम होता है, तो हम उन्हें इंटेलिजेंट कह देते हैं। जो नॉर्थ वाले हैं वो कम, ऐसा कुछ सुनने को आता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ये सब एक स्टूपिड नोशंस है, इनके पीछे कोई आधार नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, एक तो आपके क्षेत्र के आधार पर हो, डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या हुआ, जात पात के हिसाब से, कि उसमें भी अब कह देते हैं कि कोई जाति है, पंडित है, वो बहुत विद्वान होते हैं, या इस तरीके से हम कह देते हैं। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमें कहना है, तो हमें उनके जो विशिष्टताएं हैं, जो उन्होंने जो काम किए हैं गणित में, उन गणितज्ञों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें एक्चुअली रियलाइज होगा कि मैथमेटिक्स किसी एक बंदे के लिए नहीं है, अमीर गरीब के लिए नहीं है, लड़का लड़की के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ये आपका हो सकता है सही आंसर, लेकिन हम डी पार्ट भी अच्छे से समझेंगे। मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षा देनी चाहिए। क्या ये बात सही है कि जो बच्चे टैलेंटेड है उन्हें तुम अकेले में ले जाके ढंग से और अच्छे से पढ़ाओ, और जो बच्चे बेचारे नहीं है उनको छोड़ दो, उनको पीछे रहने दो? ऐसा सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी गलत है। आपका आंसर हो गया सी पार्ट। अब आपको समझ में आ गया कि यही पार्ट क्यों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम? गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? ग्रुप वर्क एंड ग्रुप सॉल्विंग इज डिस्करेज्ड। ग्रुप वर्क और ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसे डिस्करेज किया जाए। समूह में कार्य करना और समूह में समस्या को सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। बहुत गलत बात है, क्योंकि ग्रुप वर्क से एक्चुअली बच्चे में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से उसके पर्सपेक्टिव नहीं बढ़ते। कि अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, एक प्रॉब्लम आपके सामने है, तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि उस बच्चे को सिर्फ दूसरे पर्सपेक्टिव समझ में आए, बल्कि बच्चे को ग्रुप में काम करना आता है, बच्चे की सहनशीलता बढ़ती है, बच्चे में और अच्छी समझ का विकास होता है।
तो अगर उसको हतोत्साहित करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसे गलत कहेंगे हम। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। इट इज एम्फसाइज दैट मैथमेटिक्स इज एसेंशियली अ कंक्रीट सब्जेक्ट। ये तो सीधा सीधा गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा इस एब्स्ट्रैक्शन को कितना ज्यादा महत्व दे रहे थे अभी तक, और सडनली अब हम कह रहे हैं मूर्त सब्जेक्ट है। गलत बात है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज्ड। हम एक प्रॉब्लम को 10 तरीकों से सॉल्व कर पाए, उनको 10 पर्सपेक्टिव से समझ पाए, ये बिल्कुल सही बात है, और यही होना चाहिए हमारे इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम में। तो ये तो सही है, लेकिन फिर भी हम डी पार्ट जरूर पढ़ेंगे एक बार। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर नीटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन बोर्ड बाय टीचर। अब मैं आऊं और आपको सीधा सीधा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, क्या आप मुझे एक अच्छा टीचर कहोगे? मैं कुछ ना समझाऊं, आपको सिर्फ सीधा सीधा बता दूं, तो आपको शुरू शुरू में तो लगेगा हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, टीचर आती है, क्वेश्चन लिखती है और चले जाती है। लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा आपने खुद से तो कुछ सीखा ही नहीं, आपने तो सब कुछ रट लिया, तो ये भी गलत है। ओके, आपका आंसर होगा इसमें सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is a desirable practice in context of teaching and learning of measurement of volume? अब आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, डिजायरेबल है? तो अब आपको ये बताना है कि अगर आप बच्चे क्लास में वॉल्यूम का कंसेप्ट अगर आप शुरू करने वाले हो, तो आपको ये बताना है कि आपको किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चों को बेहतर समझ दे सकते हैं। सारे फॉर्मूला लिख के, या सॉरी, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिर्फ क्या क्यूब के लिख देने से वॉल्यूम समझ में आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएगा वॉल्यूम समझ में, क्योंकि क्यूब तो चलो फिर भी एक तरीके का, जिस तरीके का है वो, उसमें कुछ तरीके का गोलाई का कुछ काम नहीं है। जैसे गोलाई वाले आ जाते हैं, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, इन सब चीजों में क्या है, इन सब चीजों में पाई आ जाता है, फिर हमें वो भी समझाना पड़ेगा, तो इससे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा बच्चे को, तो सीधा सीधा गलत है। Encourage the precise calculations right from the beginning. प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है। मैंने आपसे कहा बच्चे को हमें कैलकुलेटर नहीं बनाना, हमें उसके कंसेप्ट्स को डेवलप करना है, तो ये भी गलत है। Begin by introducing students to the volume of 2D figures. पहली बात तो 2D फिगर्स के वॉल्यूम्स हम नहीं निकाल सकते, हम वॉल्यूम सिर्फ 3D फिगर्स के निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वो जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 3D है, अगर सपोज करो ये है, तो इसके अंदर हम कितनी हवा, कितना पानी भर सकते हैं टोटल, रिम टू रिम। मतलब अगर मैं इसको ऊपर से यहाँ से काट के इसके अंदर पानी भरूं तो कितना आएगा इसके अंदर पानी, वो वॉल्यूम होता है। तो 2D तो सिंपल बेस पे बना होता है, उसके ऊपर आप वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। एनकरेज स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या करें, हम बच्चों को, विद्यार्थियों को ही सीधा सीधा विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयास और कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो वही बेस्ट होगा कि बच्चे एक बार पहले खुद ट्राई करें, फिर हम उन्हें ढंग से समझाएं, तो यही सही होगा। आंसर होगा आपका डी पार्ट। ओके, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पियाजे's व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेस। पियाजे के अनुसार बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अगर आपने सीडीपी में अपने जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी है, अगर आपने उसमें प्रॉपर समझ लिया है पियाजे की थ्योरी को, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। वरना आप एक बार जो हमने क्लास में पियाजे की थ्योरी की थी, आप उसे पढ़ सकते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज फॉलो अ डेफिनाइट ऑर्डर। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, चाहे वो वैन हीले ने कहा हो, पियाजे ने भी तो बड़े पैमाने पे ये बात कही थी कि पहले बच्चा कुछ चीजें सीखता है, फिर उसके बाद आगे दूसरे स्टेज पे बच्चा कुछ चीजें सीखता है, तो एक डेफिनेट ऑर्डर में फॉलो होती है वो चीज। ज्यामितीय बोध की प्रकृति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज फॉलो अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल ऑर्डर। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम में। कौन सा इतिहास? बच्चा सीखेगा उसके बाद इतिहास बनाएगा ना, अभी तो कोई इतिहास बना ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, लेकिन एक जनरलाइज तरीका होता है। स्टिल इतिहास इसमें कोई मैटर नहीं करता। तो आपका आंसर वैसे तो यही होगा कि जिसमें क्या सही नहीं है, तो सही क्या नहीं है, ये सही नहीं है, ख पार्ट सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाकी भी पढ़ेंगे।
बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है कि अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस जो है वो बच्चे की सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस से ही तो डेवलप होगी। बच्चा धीरे धीरे समझेगा, सीखेगा, उसी के बाद तो उसकी समझ डेवलप होगी जो अपने आसपास की चीजों को देखेगा। ऐसा तो है नहीं 2-3 साल का बच्चा उसको सडनली आके बता दो बेटा ऊपर ना चंदा है, वो चांद है, वो पूरा स्पेस है, कुछ नहीं बता सकते आप उसे। उसके लिए अभी भी वो चंदा जो है वो मामा है, ठीक है। तो इस तरीके की उसकी धीरे धीरे समझ डेवलप होती है और जो कि उसके खुद के एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट विजुअल एंड टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टिव स्पेस। बिल्कुल सही बात है। प्रक्षेपित दिक्स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों का तालमेल की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या है? बी पार्ट, यही है आपका आंसर, क्योंकि यही गलत है। एक आपसे यही पूछा है कि नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ओके, सो ये है आपकी आंसर की आज की क्लास की। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी टॉपिक, फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हैं। साथ ही आपको ये पीपीटी बिल्कुल मिल जाएगी शाम तक टेलीग्राम चैनल पर। मैं अभी के अभी इसको अपलोड कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। और जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल लिंक पर पीडीएफ के लिए।